आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज का फर्स्ट मॉड्यूल करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर को हमने कई मॉड्यूल्स में डिवाइड किया है। हर मॉड्यूल की कमेंट्री को ध्यान से सुनिए और समझिए और इस पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको अश्योर करते हैं कि इस तरह आपको पूरा चैप्टर बहुत ही कम समय में समझ आएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, मॉड्यूल स्टार्ट करने से पहले आइए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर लॉज होते क्या हैं। अगर हम आसान शब्दों में कहें तो लॉज मतलब अ सेट ऑफ रूल्स, यानी कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे कानून जिनको फॉलो करना देश के हर सिटीजन के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपको भी कुछ लॉज के बारे में तो आई एम श्योर पता ही होगा। अब जैसे कि ड्राइविंग करते वक्त सीट बेल्ट पहनना या फिर टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट्स पहनना, ये तो आप जानते ही हो। कि ये कितने जरूरी हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हो कि वोटिंग करने के लिए क्या रूल है। आपको मालूम ही है कि 18 इयर्स एंड अबव के लोग ही वोट डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारे रूल्स को लॉज कहते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि क्या लॉज हर इंडियन सिटीजन पर इक्वली अप्लाई होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके बेटे के अगेंस्ट कोर्ट ने किसी क्राइम की पनिशमेंट दी है और उसे 10 इयर्स की जेल दी है। लेकिन वो ऑफिशियल अपने बेटे को बचाने के लिए उसे छुपा देता है। आपको क्या लगता है फ्रेंड्स कि जो उस ऑफिशियल ने किया वो सही था? बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ठीक नहीं था। ये वायलेशन ऑफ लॉ है। मतलब इस केस में वो ऑफिशियल लॉ के अगेंस्ट गया है। तो दोस्तों, हमने पहले भी पढ़ा था कि जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि इंडिपेंडेंट इंडिया मतलब ब्रिटिश से फ्रीडम के बाद किस
इंडिविजुअल के पास कोई आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं होगी। मतलब कोई भी अपने हिसाब से ऐसे एक्शंस नहीं ले सकता जिसका दूसरों पर गलत या नेगेटिव इन्फ्लुएंस पड़े। इसीलिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजंस इंक्लूड किए जिनसे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हो सके। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट था कि इंडिपेंडेंट यानी फ्री इंडिया में लॉ यानी कि कानून के आगे सभी बराबर हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ और लॉ डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं कर सकता किसी के भी साथ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और जेंडर। तो बताओ फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन क्या बनाया? सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन ये था कि कानून के आगे सब बराबर हैं। एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ और रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश हुआ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए लॉज जो हैं वो सारे सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं। मतलब लॉ जो है वो सारे सिटीजन्स के लिए बराबर है और कोई भी इंडिविजुअल लॉ से बढ़कर नहीं है। चाहे कोई वर्कर हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, कोई मिनिस्टर हो, रिच पर्सन हो या कोई भी हो, कानून के लिए सब बराबर हैं। और फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सेम क्राइम के लिए वर्कर को ज्यादा और बिजनेसमैन को कम पनिशमेंट मिलेगी। हर क्राइम के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक पनिशमेंट दी गई है और ये भी बताया हुआ है कि किस प्रोसेस के थ्रू क्रिमिनल को पनिशमेंट दी जाएगी। और ये पनिशमेंट और प्रोसेस हर गिल्टी मतलब जिसने कोई क्राइम किया हो उस पर इक्वली अप्लाई होती है। तो चलो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है एक क्विक रिवीजन का। रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने मॉड्यूल में क्या पढ़ा। लॉज ऐसे सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें कंट्री का हर सिटीजन फॉलो करता है और ये फॉलो करना जरूरी भी होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कई ऐसे प्रोविजंस को इंक्लूड किया गया है जिनसे रूल ऑफ लॉ एस्टैब्लिश किया जा सके। रूल ऑफ लॉ मतलब लॉज इंडिया के सारे सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं और कोई भी सिटीजन लॉ से बढ़कर नहीं है। लॉ रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेसिस पर किसी भी पर्सन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हर क्राइम की पनिशमेंट ऑलरेडी डिसाइडेड है और ये पनिशमेंट कैसे दी जाएगी ये भी प्री डिसाइडेड है और सारे गिल्टी सिटीजन्स पर
अप्लाई होती है। So friends, we can also sum up these points as laws are a set of rules which are to be followed by all the citizens of the country. Several provisions were added in the Indian Constitution which established the rule of law. Rule of law means that all laws apply equally to every citizen and no citizen is above the law. Indian law cannot discriminate between people based on religion, caste or gender. The punishments and the process through which punishments for any crime are to be given are already included in the Constitution of India. These punishments and processes are equally applicable to all the guilty persons. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट मॉड्यूल। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि इंडिया में लॉज सारे सिटीजन्स पर इक्वली अप्लाई होते हैं और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के लीगल सिस्टम के बारे में। फ्रेंड्स, एंशिएंट इंडिया मतलब सालों पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना भी नहीं था, तब हमारी कंट्री में बहुत सारे लोकल ओवरलैपिंग लॉज थे। अब आप सोच रहे हो कि ओवरलैपिंग लोकल लॉज क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, ओवरलैपिंग लोकल लॉज का मतलब है कि हर कम्युनिटी या प्लेस का अलग लॉ था और ऐसा हो सकता है कि जो लॉ एक जगह माना जाता हो वो दूसरी प्लेस पर ना माना जाए। हर कम्युनिटी की अपनी ऑटोनॉमी थी लॉज को लेकर। मतलब हर कम्युनिटी अपने हिसाब से लॉज बनाती थी और उन्हें अप्लाई करती थी। अब जैसे कि कुछ केसेस में देखा गया है कि सेम क्राइम के लिए दो लोगों को अलग-अलग पनिशमेंट दी जाती थी। और क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अलग कास्ट को बिलोंग करते थे। और फ्रेंड्स, ऐसे केसेस में ज़्यादातर लो कास्ट के लोगों को अपर कास्ट के लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा हार्श पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन ये सिस्टम ब्रिटिश रूल के अंडर धीरे-धीरे चेंज होने लगा। ऐसा माना जाता है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ लाने वाले ब्रिटिश थे। लेकिन फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते हैं। हिस्टोरियंस का मानना है कि ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा मानने के वो कई सारे रीजंस देते हैं, जिनमें से दो रीजंस हम डिस्कस करेंगे। पहला रीजन है कि ब्रिटिश लॉज आर्बिट्रेरी थे। आर्बिट्रेरी लॉज से यहाँ मतलब है उन लॉज से जिन्हें ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए बिना कोई
सॉलिड रीजन दिए बनाया था। इसको हम ब्रिटिश के बनाए हुए 2 लॉ से समझ सकते हैं। पहला लॉ है सेडिशन एक्ट 1870 और दूसरा है रोलेट एक्ट 1919। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं सेडिशन एक्ट 1870 के बारे में। फ्रेंड्स, सेडिशन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जिसे गवर्नमेंट अपने खिलाफ समझती है। गवर्नमेंट को एविडेंस यानी सबूत नहीं चाहिए होता किसी भी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी तरह सेडिशन एक्ट 1870 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करता है या गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है तो उसे बिना ट्रायल मतलब बिना कोर्ट में पेश किए जेल भेज दिया जाता था। अब इसका एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और वो है रोलेट एक्ट 1919। फ्रेंड्स, रोलेट एक्ट 1919 में भी किसी भी इंडियन को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया जाता था। तो फ्रेंड्स, इन एग्जाम्पल से आप समझ ही सकते हो कि ब्रिटिश लॉज कितने ज़्यादा अनजस्ट, कितने ज़्यादा अनफेयर थे, गलत थे। तो फ्रेंड्स, सेकेंड रीज़न जो हिस्टोरियंस देते हैं वो ये है कि इंडिया में लीगल स्फेयर मतलब लॉ से रिलेटेड काम में इंडियन नेशनलिस्ट्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो फ्रेंड्स, अब टाइम हो गया है एक क्विक रिवीजन का। तो रिवाइज करते हैं कि अब तक हमने मॉड्यूल में क्या पढ़ा। एंशिएंट इंडिया में बहुत सारे ओवरलैपिंग लॉज थे, मतलब हर प्लेस और कम्युनिटी लॉज को अपने तरीके से बनाती थी। कुछ केसेस में सेम क्राइम के लिए लोगों को उनकी कास्ट की वजह से अलग अलग पनिशमेंट मिलती थी। कई लोगों का ये मानना है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ ब्रिटिश की वजह से आया था। हाउएवर, हिस्टोरियंस इस बात को नहीं मानते हैं। उनका ये मानना है कि ब्रिटिश लॉज आर्बिट्रेरी थे और इंडियन नेशनलिस्ट ने भी इंडियन लॉ के एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। So friends, we can also sum up these points as many overlapping laws existed in ancient India, where every place and community administered law in its own way. In some cases, people were given different punishments for the same crime, depending upon their caste backgrounds. Some people believe that the rule of law was introduced in India by the British. However, the historians believe that the British laws were arbitrary and the Indian nationalists also played an important role in the evolution of laws in India. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर
अंडरस्टैंडिंग लॉस का थर्ड मॉड्यूल करेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद होगा पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था अबाउट द लीगल सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, और आज इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे कि कैसे इंडियन नेशनलिस्ट्स ने लॉ के एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा कि ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिश ने इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया। हाउएवर, हिस्टोरियंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इसके वो कई सारे रीजंस देते हैं, जिनमें से हमने 2 रीजंस डिस्कस किए थे कि ब्रिटिश लॉ आर्बिट्रेरी थे, यानी ऐसे लॉज जो ब्रिटिश ने सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाए थे, और इन लॉज का यूजुअली कोई प्रॉपर लॉजिक नहीं था। इन लॉज के बारे में फ्रेंड्स आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इसके अलावा सेकेंड रीजन जो हिस्टोरियंस देते हैं वो ये है कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने एक मेजर रोल प्ले किया था इन आर्बिट्रेरी लॉज को चेंज करने के लिए। और कैसे, चलिए समझते हैं। दोस्तों, आप जानते ही हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को जेल भेज देती थी बिना किसी ट्रायल के, यानी बिना कोर्ट में पेश करे। तो फ्रेंड्स, इंडियन नेशनलिस्ट को ये बहुत अनफेयर लगा और उन्होंने इन ब्रिटिश लॉज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इंडियन नेशनलिस्ट ने बेसिकली 2 मोटिव्स को अचीव करने के लिए प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। पहला मोटिव था सबके लिए इक्वालिटी, यानी बराबरी अचीव करना, और दूसरा था लॉ का मतलब बदलना। फ्रेंड्स, ब्रिटिश रूल के अंडर लॉज का एक सिंपल सा मतलब था, अ सेट ऑफ रूल्स, जिन्हें फॉलो करने के लिए लोगों को फोर्स किया जाता था। लेकिन इंडियन नेशनलिस्ट का मानना था कि लॉज का मतलब है जस्टिस, मतलब सबके लिए बराबर न्याय। तो फ्रेंड्स, बताओ मुझे इंडियन नेशनलिस्ट के 2 मोटिव्स क्या थे? कम ऑन, वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड इट। चलो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स। इंडियन नेशनलिस्ट ने बेसिकली 2 मोटिव्स को अचीव करने के लिए प्रोटेस्ट किया था। पहला मोटिव था सबके लिए इक्वालिटी अचीव करना, एंड सेकेंडली ब्रिटिश लॉज का मतलब बदलना, जिसका ये मतलब था कि सबके लिए बराबर न्याय हो। और फ्रेंड्स, 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते इंडियन लीगल प्रोफेशन इमर्ज होने लगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ने लीगल प्रोफेशन अपनाना शुरू कर दिया। लीगल प्रोफेशन से यहाँ मतलब है लॉयर्स। सो मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एज लॉयर्स और ब्रिटिश कोर्ट्स में अपनी बात रखने लगे। यही इंडियन लॉयर्स कोर्ट में इंडियंस के राइट्स के लिए फाइट करते थे। इसके साथ ही कई सारे इंडियन जजेस ने भी इंडियन लीगल सिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना शुरू कर दिया। इसीलिए हिस्टोरियंस का मानना है कि इंडियन नेशनलिस्ट ने इंडिया में रूल ऑफ लॉ के एवोल्यूशन में, बदलाव में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और फ्रेंड्स, इस बात से तो आप भी अग्री करते हो, क्योंकि आप अब जान ही गए हो कि ब्रिटिश के लॉज कितने ज्यादा आर्बिट्रेरी थे, और इसके लिए इंडियन नेशनलिस्ट ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन लॉज को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, और काफी सारे इंडियंस ने लीगल प्रोफेशन अपनाया, जिससे वो अपनी बात कोर्ट में रख सकते थे और इंडियंस के हक के लिए कोर्ट में लड़ते थे। तो फ्रेंड्स, इन्हीं लोगों की वजह से लॉज में एवोल्यूशन हुआ, लॉज में बदलाव आया, और जब
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब इंडियन लीडर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पर बहुत सारे लॉज बनाना शुरू किए और हर साल बहुत सारे नए लॉज बनाए जाते हैं और बहुत सारे पुराने लॉज को अमेंड किया जाता है यानी चेंज किया जाता है। अब जैसे कि आपने पहले पढ़ा ही होगा हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के बारे में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अब सन्स, डॉटर्स और उनकी मदर्स भी फैमिली प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर ले सकती हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के कई सारे न्यू लॉज बने हैं जैसे कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लॉ, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए लॉ। तो फ्रेंड्स, कई सारे लॉज हैं जो बने गए हैं और कुछ लॉज में चेंजेस भी आए हैं। तो फ्रेंड्स, अब तो आप समझ ही गए ना कि कैसे लॉज इवॉल्व हुए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम रिवीजन कर लेते हैं। हमने अब तक पढ़ा कि हिस्टोरियंस का मानना है कि ब्रिटिश लॉज आर्बिट्रेरी थे और इंडियन नेशनलिस्ट ने भी इंडियन लॉ के एवोल्यूशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। इंडियन नेशनलिस्ट डुअल मोटिव अचीव करना चाहते थे। पहला था ग्रेटर इक्वालिटी और दूसरा लॉ की डेफिनेशन अ सेट ऑफ रूल्स से आइडियाज ऑफ जस्टिस में चेंज करना। 19th सेंचुरी के एंड तक इंडियन लीगल प्रोफेशन इमर्ज होने लगा। इंडियन जजेस ने भी मेजर रोल प्ले किया डिसीजंस लेने में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद बहुत सारे लॉज बनाए गए और अभी भी बनाए और बदले जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स के बेसिस पर। So friends, we can also sum up these points as the historians believe that British laws were arbitrary and Indian nationalists also played an important role in the evolution of law in India. Indian nationalists wanted to achieve the dual motive of achieving greater equality, changing the definition of law from a strict set of rules to ideas of justice. The Indian legal profession began emerging by the end of 19th century, while Indian judges also began to play a greater role in making decisions. The Constitution of India served as the basis for the making of various laws. Every year, various laws are made and amended based on the ideals laid down in the Constitution of India. तो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 सिविक्स का चैप्टर अंडरस्टैंडिंग लॉज का 4th मॉड्यूल करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा, पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा था अबाउट द रोल ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट इन द एवोल्यूशन ऑफ लॉ और आज इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे कि न्यू लॉज बनते कैसे हैं। दैट इज हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको याद होगा, हमने पिछले मॉड्यूल में पढ़ा था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद हर साल न्यू लॉज बनाए जाते हैं या फिर पुराने लॉज को अमेंड किया जाता है। अमेंड तो आपको पता ही है, चेंज को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा यूजुअली होता है कि एवरी ईयर न्यू लॉज बनते हैं या फिर पुराने लॉज में कोई अमेंडमेंट होती है। लेकिन फ्रेंड्स,
कोई भी लॉ बनाना या अमेंड करने के लिए एक बहुत लंबी प्रोसेस होती है और इस प्रोसेस में कई सारे लोग इन्वॉल्व्ड होते हैं। लॉज बनाना और इनकी अमेंडमेंट करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल पार्लियामेंट प्ले करती है। तो फ्रेंड्स, बताओ मुझे, लॉज को बनाने में या फिर अमेंड करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है? बिल्कुल ठीक फ्रेंड्स, पार्लियामेंट का। द पार्लियामेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल in the making as well as amendment of laws. Friends, किसी भी लॉ को बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ये ज़्यादातर नए लॉज तभी बनते हैं या पुराने लॉज में तभी चेंज आता है जब अलग-अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिन्हें उन लॉज के बनाने या चेंज होने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, वो उन लॉज की डिमांड करते हैं। अब पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स और नीड्स की तरफ सेंसिटिव रहे। इसका ये मतलब है फ्रेंड्स कि जब तक पार्लियामेंट को लोगों की डिमांड्स की इम्पोर्टेंस समझ नहीं आएगी, तब तक वो कोई भी नया लॉ नहीं बनाएगी। और इसीलिए पार्लियामेंट का लोगों के लिए सेंसिटिव और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ज़रूरी है कि पार्लियामेंट तक सारी इश्यूज़ को पहुंचाया जाए जिनसे सोसाइटी अफेक्ट होती है। और कैसे किसी इशू को पार्लियामेंट तक पहुंचाया जाता है, चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस जैसे इशू को पार्लियामेंट तक पहुंचाया गया और क्या प्रोसेस अडॉप्ट की गई इस इशू को लॉ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस होता क्या है। जब भी कोई अडल्ट मेल, यूजुअली हस्बैंड, अपनी वाइफ को कोई हार्म पहुंचाता है या फिर हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसे डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। और फ्रेंड्स, जब हम यहाँ हार्म की बात करते हैं, तब यहाँ सिर्फ फिजिकल हार्म ही नहीं बल्कि इमोशनल हार्म भी होता है। तो फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस में फिजिकल एज वेल एज इमोशनल हार्म दोनों इंक्लूडेड होते हैं। और डोमेस्टिक वायलेंस को डील करने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बनाया गया, जिसमें डोमेस्टिक वर्ड में उन सभी विमेन को इंक्लूड किया गया जो एक ही घर में यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती हैं या रह चुकी हैं उस मेल मेंबर के साथ जिसने हार्म पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स, बताओ मुझे कि कौन सी एक्ट बनी थी डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट। कम ऑन, वी हैव जस्ट नाउ डिस्कस्ड इट। बिल्कुल ठीक, द प्रोटेक्शन
ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये बनी थी, जिसमें डोमेस्टिक वर्ड को इलैबोरेट किया गया और उसमें उन सभी विमेन को इंक्लूड किया गया जो एक ही घर में यानी शेयर्ड हाउस होल्ड में रहती हैं या फिर रह चुकी हैं उस मेल मेंबर के साथ जिसने उन्हें हार्म पहुंचाया है। तो फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब तो आप समझ ही गए हो। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं एक एग्जाम्पल, जिससे हमें इस एक्ट के बारे में और पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये 1991 की बात है। 1991 में एक विमेन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में दो औरतें आईं। उनकी कंप्लेंट ये थी कि एक वुमेन के साथ उसका हस्बैंड अच्छे से बिहेव नहीं करता था, उसे फिजिकल हार्म पहुंचाता था और सेकंड एक एल्डरली वुमेन थी जिसके सन और डॉटर इन लॉ उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स, इन दोनों ही केसेस में दोनों फीमेल्स पुलिस के पास नहीं जाना चाहती थी, पर वो ये चाहती थी कि घर में वायलेंस ना हो। लेकिन फ्रेंड्स, अनफॉर्चुनेटली उन्हें उस टाइम पर ये कहा गया कि वायलेंस के अगेंस्ट सिर्फ क्रिमिनल केस हो सकता है और इसका कोई और सॉल्यूशन अभी तक हमारे लीगल सिस्टम में नहीं है। इसके बाद लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक न्यू लॉ की डिमांड करनी शुरू करी। विमेन ने एक नए सिविल लॉ की डिमांड रखी, जहां पर विमेन को फिजिकल वायलेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन, शेयर्ड हाउस होल्ड में रहने का राइट, मतलब अपने घर में रहने का राइट, और टेम्पररी रिलीफ, मतलब किसी भी तरीके के अब्यूज से रिलीफ चाहिए था। और इन सभी डिमांड्स को अचीव करने के लिए एक नए सिविल लॉ को बनाने की डिमांड रखी गई। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कि किस तरह से विमेन ने एक नए सिविल लॉ की डिमांड रखी, क्योंकि वो हर तरीके के अब्यूज से, हर तरीके के फिजिकल वायलेंस से रिलीफ चाहती थी, एंड देयरफॉर दे डिमांडेड फॉर अ न्यू सिविल लॉ। तो फ्रेंड्स, अब एक क्विक रिकैप करते हैं कि अब तक हमने मॉड्यूल में क्या पढ़ा। नए लॉज बनाना और पुराने लॉज को अमेंड करने में पार्लियामेंट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। नए लॉज बनाने और अमेंड करने के बहुत सारे वेज हैं, लेकिन ज़्यादातर लॉज तभी बनते हैं जब डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी किसी पर्टिकुलर लॉ की डिमांड रखते हैं। पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट रोल ये भी है कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स और नीड्स की तरफ सेंसिटिव रहे। 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक नया लॉ आया, द प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नाम से। डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब होता है विमेन को फिजिकल या इमोशनल हार्म पहुंचाना। और 1991 में
लोगों ने, स्पेशली विमेन ने डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक नए सिविल लॉ के लिए डिमांड और स्ट्रगल किया. तो फ्रेंड्स, we can also sum up these points as the parliament plays an important role in the making and amendment of laws. There are many ways of making laws. Most of the laws are made when different groups demand for particular laws. Another important role of the parliament is to be sensitive towards the problems and needs of the people. A new law against domestic violence known as the Protection of Women from Domestic Violence Act came in 2005. Domestic violence means to cause physical or emotional harm to a woman by an adult male, especially the husband. People, especially women, struggled for a new civil law against domestic violence in 1991.